हम सीना ठोक के कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी हमारे नेता हैं। अगर कोई सबसे ज्यादा सदन में बात उठाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ देंगे, उनके पीछे आ जाएंगे। तो हर बात में डिसएग्री करता हूँ। महमूद मदनी साहब खास तौर से, मेरी दाढ़ी है तो मुझे घूर के देखा जाएगा। वो कहने लगे जब IAS याद हो गया, या तो वो पूरी आवाम गलत है या अकेले फिर महमूद मदनी साहब गलत है। एक बार खुल के मौलाना महमूद मदनी साहब जाए किसी दिन जलालाबाद, जिसकी मॉब लिंचिंग हुई थी, उसको इंसाफ दिला दें जाके। मौलाना महमूद मदनी के इंटरव्यू को लेकर के पूरे देश के मुसलमान जो है इस टाइम खफा हैं। फ़िलहाल हम नगर पंचायत बुढ़ाना में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं MIM पार्टी के मुजफ्फरनगर के युवा जिला अध्यक्ष रमेश भाई। पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, जिस तरीके से बयान आया, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, बयान तो लगातार ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ मौलाना ने पहले भी दिए हैं जी, और लेकिन वक्त का हालात देखते हुए जहाँ पे इत्तेहाद की ज़रूरत है कौम को, वहाँ पे इंतशार की बात कहीं ना कहीं कौम को नुकसान पहुँचाती है। और रही बात उलेमाए दीन होने के नाते, आप अगर इत्तेहाद और नफ़रत की राजनीति कौन कर रहा है? अगर तुम्हें लगता है कि नफ़रत बंटवारे का काम कर रहे हैं, तो आप मुसलमानों में भी तो बंटवारे का काम कर रहे हैं। जहाँ पे मुंबई में इतनी बड़ी इकट्ठा करके होके दिखाया है मुसलमानों ने, तो आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान इकट्ठा ना हो? और अगर वो भीड़ जहाँ पे 10,000 गाड़ियाँ थीं, 11,000 बाइक्स थीं, तो वो पागलों की भीड़ थी। तो सीधा सीधा इशारा यही है कि भाई कुछ पागल लोग उनके साथ में लगे हुए, पीछे लगे हुए। तो हम तो दीवाने लोग हैं, पागल तो वो होते हैं जो इंतशार की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि मौलाना को अपने इस बयान से, जैसे पहले एक बार मुकर गए थे तो शायद अब मुकर जाएं। तो मौलाना की बात का कोई वज़न रहा नहीं है। और जिस तरीके से उलेमाए दीन ने उनकी मुखालफत की है हर चीज़ के लिए, आप पंजाब से जिस तरीके के बयान आए हैं उलेमाओं के, कि आप एक आम आदमी से अगर सड़क पे चलते हुए गैर मुस्लिम से भी अगर आप पूछोगे कि मुसलमानों का नेता कौन है, तो वो बताएगा कि ओवैसी साहब हैं। किसी उनके ऊपर उंगली क्यों उठाई जा रही? कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना इस चीज़ में। देखो, वजह तो ये है कि वजह में बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि वजह क्या है, किसको खुश करने के लिए बयान दिया गया है। अगर वो खुश हो रहे हैं तो उन्हें खुश कीजिए, हमारा अल्लाह हमारे से खुश है इंशाअल्लाह। बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि जब ओवैसी चुनाव लड़ते हैं यूपी के अंदर आके, सीधा फ़ायदा भाजपा को होता है। इसको लेकर के क्या सोच? ये जो सामाजिक ताना बाना है हिंदुस्तान का, हमें अगर उसमें विश्वास है तो वो सिर्फ़ इस बुनियाद पे है कि यहाँ पे हज़ारों साल से ज़्यादा एक साथ लोग रहते आए हैं, मिलजुल के रहते आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, सब लोग। और मुसलमान का ये मकसद है कि वो सबसे मोहब्बत करे, और उसका ईमानी जज्बा भी यही है कि वो सबसे मोहब्बत करे। लेकिन सीधे सीधे खुल के एक बात करना चाहता हूँ कि आज ओवैसी साहब के ऊपर, जैसा आपने रमीज से सवाल किया था कि भाई उनके ऊपर ही ऐसे आरोप क्यों लगते हैं कि वो इस तरह की राजनीति करते हैं जो तोड़ने वाली है, बकौल मौलाना महमूद मदनी। तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि कोई भी एक बयान इस तरह का ओवैसी साहब का आप दिखाएं जो संवैधानिक दायरे में ना आता हो, संविधान से बाहर हो, कानून से बाहर हो। अगर कोई भी बयान ऐसा है तो जाहिर है कि सरकार उस पर महमूद मदनी से पहले एक्शन लेने के लिए बैठी हुई है, वो तो चाहती ही है। उनके भाई कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, कई साल पहले उनका एक बयान वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि बयान हटा लीजिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने वो जो बयान दिया था, उसके बाद वो जेल लेके आए हैं। उसके बाद परवीन तोगड़िया का बयान मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि 15 मिनट की क्या बात है, ये तो सारी पुलिस हमारी ही है, हम जब चाहें तुम्हारा सफाया कर सकते हैं। परवीन तोगड़िया का बयान था ये। उसके बाद जो है जो नितेश राणे क्या बयान दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट अगर सख्त ज़बान में बात की जा रही है तो वो ऐसा बयान, नफरत वाला बयान कहाँ से हो गया? एक नफरती आदमी जो मॉब लिंचिंग को सपोर्ट करे, वो पार्टी जो मॉब लिंचिंग के सपोर्टिव जो जितने लोग हैं उसे करने वाले, उनके खिलाफ एक्शन ना ले। दूर क्यों जाना, जलालाबाद में हुई अभी क्या एक्शन हुआ उनके खिलाफ? बल्कि जिन पत्रकारों ने, आप जैसे लोग जो ईमानदार हैं, उन्होंने अगर उसको शामिल कर लिया अपनी न्यूज़ में तो उनके खिलाफ रिपोर्ट हो गई है। तो ऐसे में महमूद मदनी साहब खास तौर से उल्टा चश्मा लगाए हुए हैं। उन्होंने चश्मा सर के पीछे लगाया हुआ है, आंखों पे है चश्मा तो। हाँ, वो लेकिन वो दिख रहा है ना, लेकिन काला चश्मा अकल के ऊपर लगा हुआ उनके। तो इस तरह के बयान उन्हें ये क्यों नहीं दिखती? एक बार खुल के महमूद मदनी साहब, चैलेंज है उनको, एक बार खुल के मौलाना महमूद मदनी साहब मॉब लिंचिंग के खिलाफ, और जलालाबाद उनके बगल में ही है, जाएं किसी दिन जलालाबाद जिसकी मॉब लिंचिंग हुई थी, उसको इंसाफ दिला दें जाके।
कई सारे मुद्दों को लेकर अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी, इन्हीं सब बातों को लेकर। हाँ, अमित शाह से जब मुलाकात हुई थी तो पता क्या कहा था उन्होंने आगे? कहने भाई ऐसा है कि हम इस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और जिस तरीके की बात अमित शाह और भाजपा और आरएसएस के लोगों ने की है, अगर यही हिंदू राष्ट्र है तो हम इसे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या करना चाह रहे हो आप? उससे पहले आपके बयान ये आ रहे हैं कि जब एक आज़ाद मुल्क मिल रहा था, निज़ाम मुस्तफ़ा था, कुरानी निज़ाम की बात हो रही थी, एक इस्लामिक स्टेट की बात हो रही थी, जब वो मिल रहा था हमने उसे ठोकर मार दी। एक उनका सबसे प्रिय शब्द है जो वो सबसे ज़्यादा पसंद है उन्हें, डिसएग्री। वो ये समझते हैं कि ये लफ्ज़ बोल के डिसएग्री, वो बहुत बड़े इंग्लिश के आलिम हो गए हैं, तो हर बात में डिसएग्री करता हूँ। अनबियरेबल है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स अनबियरेबल है तो लाखों लोगों ने उनको सपोर्ट करके दिखा दिया कि आपकी पॉलिटिक्स, जबकि आप ये कहते हैं कि हम जो है राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम जो है उलमा की पार्टी हैं, वो भी एक ऐसा नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है। तो जब आप नॉन पॉलिटिकल ग्रुप हैं, या तो आप साबित करो कि आप पॉलिटिकल हैं और ऐलान करो कि हम राजनीतिक पार्टी हैं और असदुद्दीन ओवैसी हमें पसंद नहीं, हम आपके साथ लगने के लिए तैयार हैं। हम आपके लिए बिल्कुल तन मन धन से लगने के लिए तैयार हैं। मौलाना महमूद मदनी, जमीयत उलमा के लोग ये कहें कि हमने आज से जो है इलेक्शन लड़ेंगे और हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ देंगे, उनके पीछे आ जाएंगे। आप ये भी नहीं कहते कि हम राजनीतिक पार्टी हैं, और जो राजनीतिक लोग काम कर रहे हैं उन्हें करने भी नहीं देते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, शाहीन बाग के अंदर एक लंबा प्रोटेस्ट चला सीए और एनआरसी को लेकर के। फ़िलहाल मदनी साहब बोल रहे हैं कि एनआरसी को लागू करना चाहिए पूरे देश के अंदर। अब आपको मैं एक बात बताऊं, नौजवानों ने जिस तरीके से सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट किया, मैं भी जामिया से पढ़ा हुआ हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया से, और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने इसे लीड किया है, इस प्रोटेस्ट को, वहीं से प्रोटेस्ट बना है सारा, मैं उसमें शामिल होता रहा हमेशा से। अब आप ये देखिए कि मौलाना आमिर रशादी ने आके ये कहा कि भाई आज के नौजवान ने ये साबित कर दिया कि वो कौम के लिए इतना बेदार है कि हम लोग जो हैं आलिम लोग, वो सफ़े दोयम के आदमी हैं, दूसरे सफ़ के आदमी हो गए, सफ़े अव्वल पे लीड कर लिया नौजवानों ने। इतनी तारीफ़ उन्होंने की, उसके बावजूद गोलियां खाई, डंडे खाए, सारी वीडियोस आपके वायरल। अब मुझे कोई ये कहने लगे कि नहीं डंडे नहीं बजे, सब वायरल है, नेट पे पड़ा हुआ है। डंडे खाए, जामिया के स्टूडेंट ने गोलियां खाई। मीरान हैदर मेरा दोस्त, मेरा साथी, जेल में बंद है। सफूरा जरगार मेरे साथ कॉलेज में रही, जेल में बंद है। उमर खालिद जेल में बंद है, और आपके खालिद सैफ़ी साहब जेल में बंद हैं, जिनकी बेल भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो सफूरा जरगार जैसी लेडी को वो क्या कहेंगे कि जिसने एक बच्चे को जन्म दिया जेल के अंदर, और गुनाह क्या है? कौम के लिए ये जो काला कानून एनआरसी लाया जा रहा है उसके खिलाफ हमें जो है प्रोटेस्ट करना था, यही तो गुनाह था। तो इतने पूरा देश, अब आप देखिए सीधी बात, पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है एनआरसी के खिलाफ। यह तो पूरे देश की आवाम को आप जो है देख सकते हैं, या उस आवाम के खिलाफ आप महमूद मदनी साहब को देख सकते हैं। या तो वो पूरी आवाम गलत है, या अकेले फिर महमूद मदनी साहब गलत हैं। सीधी बात यह है। अच्छा, आप छोड़ दीजिए सारी बात, अभी आप एक मसला और हुआ, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई। हर मुसलमान के दिल में वलवला और जोश है, और हम चाहते हैं कि वो जो जिस गंदी ज़बान से रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, फांसी पे लटकाना चाहिए। साफ तौर पे हर इंसान के अंदर ये जज्बा है। ये जज्बा महमूद मदनी साहब के अंदर क्यों नहीं है? ज़ाती इख्तलाफ होगा आपका, बिल्कुल रखिए, आपकी भी कुर्सी की जंग है, उनकी भी कुर्सी की जंग है। उनकी कुर्सी की जंग जो है वो संवैधानिक रूप से है, आपकी कुर्सी की जंग ऐसी है कि दादा ले पोता बरते। आपकी कुर्सी पे तो कोई क्या कहते हैं, इलेक्शन भी नहीं होता, तो दादा ले पोता बरते वाली बात है। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो कुर्सी तो असल मामला कुर्सी का है। ये आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है, ये जो बयान दिया गया, असल मामला कुर्सी का है कि कहीं मुसलमानों के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं घर ना कर ले, वो जो है मुसलमानों के हर दिल अजीज़ नेता ना बन जाएं। सिर्फ इस वजह से ये बयान दिया गया, और उसमें अकेले पड़ गए हैं। तमाम उलमा ने इसकी मुखालफत कर दी, आम इंसान इसकी मुखालफत कर रहा है। क्या भविष्य में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के जो तमाम मुसलमान हैं वो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं? साहिब ईमान जो हो
जो मुनाफिक ना हो, जिसके अंदर बेईमानी ना हो, जो बदअखलाक ना हो, जो ईमान रखता हो अल्लाह के कुरान पे और जो ईमान लाता हो रसूलुल्लाह पे, वो बिल्कुल खरे तौर पे ये मानेगा कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे नेता हैं। हम सीना ठोक के कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी हमारे नेता हैं। उनमें 100 खराबी होंगी हो, ज़ाती खराबी होंगी हो, कोई ज़ात जो है ऐब से पाक नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल जब इस हिंदुस्तान की आज की पॉलिटिक्स को हम देखते हैं तो सीधा सीधा हम असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता इसलिए मानते हैं क्योंकि संवैधानिक रूप से अगर कोई सबसे ज़्यादा सदन में बात उठाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। दूसरी बात, रही बात नॉर्मल इन मसाइल की जो रोज़ मुसलमान फेस करता है, मेरे दाढ़ी है तो मुझे घूर के देखा जाएगा, मैं बस में नहीं जा सकता, मैं ट्रेन में नहीं जा सकता, ये सच बता रहा हूँ मैं। आम मुसलमान इससे दो चार है। अगर ये परेशानियां मुसलमान के साथ हैं कि उसकी मॉब लिंचिंग हो रही है जगह जगह, कहीं भी उसे मार दिया जाता है भीड़ के द्वारा, कभी उसे कह देंगे कि बच्चा चोर था, कभी उसे कह देंगे जी ये जो लव जिहादी है, कभी उसे कह देंगे जी ये साहब ये जो है अब IAS जिहाद भी होने लगा। अब बच्चे पढ़ने लगे ना मुस्लिम, तो IAS PCS जो है IPS बनने हैं ऑफिसर, वो कहने लगे जब IAS जिहाद हो गया है तो उनकी बात को तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन हमारे नेता जो किसी दूसरी पार्टी के थ्रू जो है सदन में पहुँचते हैं, वो उस पार्टी के आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, मुसलमान के मफाद के लिए काम नहीं करते। ये आप क्लियर मान लीजिए बात। जो नेता दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, मुसलमान का वोट लेते हैं, वो नेता सिर्फ और सिर्फ वही बोलेंगे जो उनकी पार्टी का सर्वे सर्वा उनसे कहेगा। ताऊ जी तबीयत ठीक है क्या? उनसे कर लो बात, मेरे से नहीं होने के लिए। अभी तो जवान से लग रहे थे हम, जब बात कैसे नहीं होती? नहीं, तबीयत मेरी ठीक नहीं बाकी। ठीक नहीं है तबीयत? जी हाँ, ठीक नहीं। जी हज़रत वाला, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी साहब जो है असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स को डिसएग्री करते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा भाई, बस क्यों नहीं कहेंगे आप? मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि उन्हें समझ है, जब वह पॉलिटिकल नहीं है तो फिर पॉलिटिकल में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं, बस मैं तो ये कहूँगा। मान लीजिए एक आदमी है, अगर वो राजनीतिक माहौल में है और जब से उसने शुरुआत की है राजनीति की, कभी वो बंदा हारा नहीं, उसके ऊपर इस तरीके की बातचीत करना या इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना कहाँ तक ठीक माना? ये दुरुस्त नहीं है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में एतबार नहीं करते, हम पॉलिटिक्स वाले आदमी नहीं हैं, हम तो सिर्फ उलेमा की जमात हैं। जब उलेमा की जमात बता दी गई तो फिर ओवैसी इस बार में क्यों खटक रहा है? क्योंकि उस चीज़ से तो लेना देना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ पॉलिटिक्स से लेना देना है। जब हम पॉलिटिक्स वाले हैं तो उन्हें अपनी जगह काम करने दीजिए, हमें हौसला बुलंद करना चाहिए उनका। अगर बात वे संविधान के मुखालिफ करें तो गलती है उनकी, जब वे कर नहीं रहे तो हमें उनका साथ देना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों, अभी हमने बातचीत शुरू की थी मुजफ्फरनगर युवा जिला अध्यक्ष से और कुछ लोग और भी थे, इनसे बातचीत असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना महमूद मदनी के बारे में की है। इन्हीं सब बातों को लेकर के पूरे देश के अंदर इस वक्त जो है तफरीक़ा का माहौल है और तमाम मुसलमान जो है मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान की निंदा कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।